जाती है तो फिर बस। ये टर्म में जाती है ट्विन प्रेगनेंसी, फिर ट्विन प्री टर्म में अगर जाती है तो क्या रिकमेंडेशन है? ये तो आज की प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। जब खत्म कर लेंगे फिर दोबारा बात कर लेंगे। जब केसेज की डिस्कशन हो जाएगी तो फिर जरा इसके पास ओके ऑन सर। आपके सवाल के ओके पास। सर। अदर देन ट्विंस कुछ पूछिए ना। सर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाली पेशेंट जो होती है उसमें हाँ, अगर एचआरटी देनी हो तो लाइफ लॉन्ग देते हैं या कब तक दे सकते हैं? पहले तो टर्मिनोलॉजी सही करिए। इसको आप फेलियर नहीं बोलते, इनसफिशिएंसी बोलते हैं। ये सर पीओआई सर, सॉरी सर। हाँ, तो इस तरह छोटी छोटी बातों से एग्जामिनर जरा वो थोड़ा अंदाजा लगाता है। तो ही वोंट फेल यू, आई एम सेइंग प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। पर आपका इंप्रेशन बेहतर होगा अगर आप इसको इनसफिशिएंसी कहें। So premature ovarian insufficiency, they are like menopausal. But the problem other than that is they are very young girls. कोई 20s में, कोई 30s में, कुछ इस तरह से। तो इसलिए उनको HRT लाजम है अनलेस कंट्राइंडिकेशन है। उनको आप हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट पे डालिए और साथ कैल्शियम और आयरन वगैरह भी दीजिए रेगुलरली फॉर देयर हेल्थ। और दूसरी बात, जो कि premature ovarian failure जो है could be in the ovaries, could be in the hypothalamus, could be in the pituitary। तो इसलिए उनकी थायराइड और बाकी इन्वेस्टिगेशन जरूर कर लीजिए। एंड मुमकिन है कि उनको थायराइड भी डेफिशिएंसी भी हो। और तो इसलिए तीन बातें मैंने कही। एक तो premature ovarian insufficiency, they are young patients, they need HRT। और जिस तरह उनके नॉर्मली हर हेल्दी गर्ल जो है, इट इज एक्सपेक्टेड कि 45-50 तक वो उसकी ओवरीज फंक्शन करेगी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी। तो उसी तरह उस उम्र तक देते रहिए अनलेस कंट्राइंडिकेट। नंबर एक। नंबर दो, उनकी चूंकि इनसफिशिएंसी ओवरी में, मोस्टली ओवरी में, लेकिन उनकी पिट्यूटरी के बाकी हार्मोन्स भी चेक कर लीजिए। नंबर तीन के वो अगर वो फर्टिलिटी के आपके पास आई और पीओआई अभी शुरू ही हुई है तो उसको जल्दी से आईवीएफ या इक्सी ट्रीटमेंट पे डालिए। चार बातें मैंने कही पीओआई रिलेटेड। फायदा कुछ आई बात के और करूं दोबारा? यस सर। यस सर। आ गई सर। चलो, थैंक यू सर। और कुछ? ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, चलते हैं। आज का टॉपिक है ट्विंस और मल्टीपल प्रेगनेंसी बेहतर इसका। जैसे मैंने अभी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर को पीओआई किया, इनसफिशिएंसी किया, इसलिए ट्विंस को हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कह लेते हैं। क्योंकि ट्विंस के साथ फिर वो ट्रिपलेट्स, क्वाड्स, क्वांटिपलेट्स, सेक्सुपलेट्स सारे वो इसी में शामिल हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, अगर ट्विंस की कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, एक सिंगल प्रेगनेंसी की बजाय डबल होने की प्रॉब्लम है, फिर जब वो ट्रिपल हो जाएगी तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो उससे सिंगल से दुगनी प्रॉब्लम्स हैं ट्विंस में, ट्विंस से दुगनी प्रॉब्लम है ट्रिपलेट्स में, ट्रिपलेट से दुगनी प्रॉब्लम है। इसी तरह आगे चलते जाइए। सो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेस विद मल्टीपल प्रेगनेंसी। और आजकल के जमाने में
पुराने जमाने में तो कहते थे ट्विंस 1 in 80, ट्रिपलेट्स 1 in 80 स्क्वायर, इस तरह से बातें होती थी, इंसिडेंस। अब ART के जमाने में ट्विंस ट्रिपलेट्स बहुत ही कॉमन हो गए एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज, या ART के वक्त एम्ब्रियो ट्रांसफर जब करते हैं, एक की बजाय 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, तो फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी कॉमन है। तीसरा, जैसे मैंने अभी भी बोला कि जो सिंगल प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है वो ट्विंस में डबल हो जाती है। बस आप ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग पीरियड, मैंने इसको इतना मुख्तसर सा कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो जब भी पूछा जाए ट्विन की कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन सिंगल प्रेगनेंसी की है वो डबल हो जाएंगी, उनका रिस्क है डबल है ट्विंस में। नंबर 3 बात जो है, टाइप्स ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, वो एक ओम से भी हो सकती है, यूनिओवुलर और बाइनोवुलर। जब यूनिओवुलर से होती हैं, एक एग फर्टाइज हुआ, वो अर्ली स्टेजेस में वो सारे सेल्स जिसको टोटी पोटेंट कहते हैं, देख एक सेल भी निकाले तो इट कैन मेक अ न्यू ह्यूमन बीइंग और एम्ब्रियो। तो वो यूनिओवुलर में जितना जल्दी वो स्प्लिट होकर 2 बनेंगे, उतना ही लाइकली है कि उसके इर्द गिर्द सब कुछ कंप्लीट होगा। वो उसके कोरियोनिक स्पेस भी और एमनियोटिक स्पेस भी। मैं आपको डेट्स दे देता हूँ, आसान याद रखना। अगर इमीडिएटली पहले दिन ही वो स्प्लिट होके दैट फर्टिलाइज ओवम अब एम्ब्रियो पहले दिन ही स्प्लिट हो जाता है इनटू 2, वो फिर उसके कोरियोनिक एंड एमनियोटिक पूरी कंप्लीट होंगी। लेकिन अगर 4 दिन के बाद वो होता है, फिर कोरियोनिक खत्म हो जाती है, एमनियोटिक रहेगी, बनेगी। ये अल्ट्रासाउंड के डायग्नोसिस में हेल्पफुल। और अगर 8 दिन के बाद होता है तो वो एक ही सैक में 2 बच्चे होंगे। अगर 12 दिन के बाद होता है स्प्लिट, फिर वो जॉइंट ट्विंस होंगे, कंजॉइंट ट्विंस। वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होंगे, यानी स्प्लिट जो है डिलेड होगी तो लाइकली है कि वो एक ही साइक में होंगे या जॉइंट। मैंने आखिरी किताब में तो 11 लिखा हुआ है, मैंने उसको 12 कर दिया ताकि आपको याद रखने में 4 की फिगर याद रहे। डे 1, डे 4, डे 8, डे 12। और अगर 2 अलग अलग ओवा फर्टिलाइज हो तो वो डाई जाइगोटिक ट्विंस होंगे। वो ज्यादा कॉमन है, 80% वो होते हैं, मोनोजाइगोटिक 20%। सारी कॉम्प्लिकेशन मोनोजाइगोटिक में ज्यादा होती है, डाइजाइगोटिक में कम होती है। मैंने कहा सिंगल से प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन डबल हो जाती है। और
वो डबल से भी डबल हो जाती है अगर वो मोनोजाइगोटिक होगा। मोनोजाइगोटिक की कॉज पता नहीं है। जैसे उसका इंसिडेंस जापान में लोएस्ट है, होते ही नहीं वहां मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक एज के साथ उसका चांस बढ़ जाता है, पैरिटी के साथ बढ़ जाता है, रेस में सर्टेन रेसेस में ज्यादा कॉमन है, हेरिडिटी में कई फैमिलीज में चलती है बात, और मोस्ट ऑफ ऑल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। मैं जल्दी से लिस्ट बोल देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्विंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत शुरू में हाइपरेमेसिस, फिर मिसकैरेज का रिस्क, प्री टर्म लेबर, प्री एक्लैम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया, अनीमिया, मेल प्रेजेंटेशन। मैंने कहा ना, जो कॉम्प्लिकेशन सिंगल की हैं वो इसमें डबल। लेबर के दौरान प्रोलॉन्ग लेबर, इंक्रीज risk of operative delivery and PPH. Fetal complications, IUGR, prematurity from congenital malformation, intrauterine hypoxia. Overall fetal morbidity and mortality is higher. लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक हैं टू ट्विंस, वो लिख लीजिए। नंबर 1, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, TTS, TTTS, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, 3 T's। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम है और दूसरा ठीक है, फिर क्या करें। इसी तरह अगर एक बच्चे की डेथ हो जाए, दूसरे के पे उसका असर होता है, उसका क्या करें। ओवरऑल अगर IUGR है दोनों में, वो भी प्रॉब्लम है। सिर्फ मोड ऑफ डिलीवरी सिंपल आपके लिए कर देता हूं। अगर कैफेलिक प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, प्रोवाइडेड देयर इज नो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। अगर पहला कैफेलिक नहीं है तो फिर सिजेरियन सेक्शन, एज सिंपल एज दैट। मेरा ख्याल है मैं अपना बोलना यहाँ बंद करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गए। इट्स बेटर वी डिस्कस। लो जी, आप में से पहली वॉलंटियर है उल्फत, हैदराबाद से हैं। नहीं है। सर है। इकरा हेलो अस्सलाम मुल्तान वालेकुम सर। जी। हेलो 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 अस्सलाम जी। वालेकुम। आप आ गई। जी यस सर। आपके रिस्पांस पीरियड बड़ा लंबा है, खैरियत है। सर वो नेट का इशू हो रहा था। तबीयत तो ठीक है ना आप। जी जी सर। चलो, उल्फत फ्रॉम हैदराबाद आ गई। अब आसान सा केस है, सुन लीजिए। पेशेंट की एज 35, प्राइमरी ग्रेविडा। यस सर। आपके पास आई तो उसने कहा जी उसकी प्रेगनेंसी है 16 वीक्स की।
Yes, sir. जब आपने एग्जामिन किया हाइट ऑफ फंडस है 20 वीक्स। काफी है कि दोहरा दूं? Yes, sir. 35-year-old प्राइमरी ग्रेविडा, जेस्टेशनल एमिनोरिया 16 वीक्स, आपने एब्डोमेन की एग्जामिन किया तो हाइट ऑफ फंडस 20 वीक्स। प्रोसीड। Sir, first of all, I will introduce myself to the patient and reconfirm the finding given to me from the patient. I will ask the patient regarding she the plain pregnancy or unplanned pregnancy, or she conceived the spontaneously or any assisted reproductive technique. एक मिनट ऐसे रुक जा कुड़ी, तुमने मुंह खोला है तो फेल होगी। देखा? मैं बताऊं? कौन इकरा खुद बोल रही है, फिर दोबारा नहीं, तुमने पहला फिक्रा बोला तो फेल होगी। कमाल है, वैसे कितना बड़ा कमाल है। ये करती हैं आप अपने आप के साथ सलूक, और एग्जामिनर को कहती हैं उसको पता नहीं वो लड़की आई थी क्या था, फेल करती। कोई बोले मैंने इसको फेल क्यों किया? Sir, सर LMP. लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट पूछेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल Yes, डेट। sir, I forget सर about the last प्लान LMP. वो प्रेगनेंसी इकरा या फिर बोल रही है, पूछेंगे। सर शॉर्ट ऑफ उल्फत डेट्स फिर बोल रही है, है कि बोली नहीं है? एक मिनट Sir, उल्फत give me a दोबारा chance बोल again. रही है तो इसको थोड़ा सेकंड चांस देते हैं। बोलिए जी। Yes, sir. Sir, आज first after introduction in greeting from reconfirm the information, I will ask the patient regarding the last menstrual cycle, surety of the last menstrual period, and I will ask the cycle is regular or not, and I will ask the patient is she conceived is. अब आप सही लाइन पे चली हो। देखा, मैंने तो कुछ नहीं बताया। आप Yes, sir. आपको सबको खुद ही पता है कि इस पेशेंट को जो मैं कह रहा हूं 16 वीक्स है, मेनोरिया, हाइट ऑफ फंडस 20 वीक्स है, ये एक गाइडलाइन दे दी एग्जामिनर ने आपको, आपने इस पे काम करना है। आप पता नहीं क्या क्या किधर चली गई शुरू में। अब 16 वीक्स है मेनोरिया, 20 वीक्स की साइज यूट्रस है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ फंडस डिस्क्रिपेंसी है। Yes, sir. इमीडिएटली आप सोचिए हाइट ऑफ फंडस की डिस्क्रिपेंसीज की कॉजेज क्या है। मुझे पहले कॉजेज का लिस्ट बता दीजिए आप। Sir, first of all, causes is unsure of that, and Very there is good. a इसको there. एक मिनट, मैं आपकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा इम्प्रूव कर दूं। रॉन्ग इन डेट्स, ठीक है। डेट तो वो बता रही है, 16 वीक्स तो उसने बताया है, तो अनश्योर नहीं है वो। अगर मैं कहूं, एग्जामिनर कहे, पेशेंट कहे शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स बट थिंक्स के इस 4 महीने के उसका एमिनोरिया है, फिर आप कहे अनश्योर, हियर शी हैज गिवन यू डेट 16 वीक्स, मैंने साथ कुछ नहीं और लगाया, तो इसका मतलब शी श्योर ऑफ डेट्स, ये लफ्ज गलत हो गया आपका। ओह, इसको बंद कैसे करते हैं? तो शी इज श्योर ऑफ हर डेट्स बट शी कुड बी रॉन्ग इन डेट्स। ये छोटे छोटे अल्फाज के चेंज से ही आपका इंप्रेशन बेहतर से बेहतर होता जाता है। तो यहाँ अनश्योर नहीं कहेंगे हम, यहाँ कहेंगे रॉन्ग इन डेट्स। दैट्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी, राइट? यही पहली कहनी चाहिए। चलो जी, सो डिस्क्रिपेंसी हो तो पहला रॉन्ग इन डेट्स, दूसरा सर ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी। गुड, ये मल्टीपल के ही है, गुड। मल्टीपल एंड सर फाइब्रॉइड यूट्रस या प्रेगनेंसी विद एडेनिक्सल मैसेज। फाइब्रॉइड पे जरा बाद में पहुंचेंगे,
प्रेगनेंसी रिलेटेड ही बोलिए ना पहले। Sir, molar pregnancy. मोलर प्रेगनेंसी, एक्सेलेंट। Pregnancy with diabetic. डायबिटीज, मैक्रोसोमिया यानी, Macrosomia. हाँ, सो लार्ज बेबी, And pregnancy with polyhydramnios. ये हो गई बात, ये हो गई बात। अब आप पास हो, अब आप पास हो। सो इमीडिएटली जब इस तरह का केस हो, यू थिंक ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और इस ऑर्डर में जिसमें उल्फत ने बोला है, तो फिर उसके रिलेटेड अब सवाल करेंगे। आप पहले आप एग्जामिनर को यहीं पे बता देंगे तो यहीं पे पास हो जाएंगे, और 7-8 मिनट तक जाना ही नहीं पड़ेगा कि जी इन दिस केस देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन height of fundus and gestation period. I will find the cause in patient could be wrong in dates, it could be multiple pregnancy, it could be macrosomia, it could be polyhydramnios, and then other causes, variances, fibroids, etc. आपने बोला बस। अब अगर एग्जामिनर आपको वही चूंकि 7 मिनट जो बोलना है, तो कहती है फिर आप रॉन्ग इन डेट्स को नंबर 1 रखते हुए वो कहेंगे जो आपने पहले बोला था, क्या इंक्वायर वेदर शी इज श्योर अबाउट हर डेट्स एंड हर मेंसेस आर रेगुलर। बस। फिर ट्विन रिलेटेड के पहली कॉज आजकल तो ART है, ओवेरियन स्टिमुलेशन। डिड शी टेक एनी Yes, sir. ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी, एनी ड्रग्स फॉर ओवेरियन स्टिमुलेशन? साथ अगर कह देंगे आप कैनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस, Twin pregnancy. ये 2 सवाल इसके पूरे हो गए। फिर लार्ज इन डेट्स, इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन द फैमिली और शी इज डायबिटिक, और डिड शी हैव अल्ट्रासाउंड डन एट 12 वीक्स, या इस तरह का एक आध बोल दीजिए। फिर पॉलीहाइड्रामिनिया आ गया कि I will like to know her blood group and also any viral infection. यहां तक ही पहुंची है तो तेरे 6 के भी 7 नंबर हो गए। सी, आपकी सोच जो है वो ये होनी चाहिए, जो डेटा दिया गया है उसको सिफ्ट करना है, उसको छानना है हमने। और अगर उस पे फोकस करके रखेंगी तो आप पास। एग्जामिनर की लिस्ट में तो ये चीजें लिखी हुई है, वो जो जहां आपने पहले शुरू किया था वो नहीं लिखी, उसके नंबर नहीं बल्कि नेगेटिव। ठीक हो गया? Yes, sir. वी कम बैक टू उल्फत जी। चलिए आगे, हमने ये सारे सवाल पूछ लिए, इससे आगे Yes, sir. हाँ जी। सर मतलब हिस्ट्री से आगे या फिर हिस्ट्री पे ही है? नहीं, ये सारे सवाल हिस्ट्री के मैं आपको दे देता हूँ कि आपने पूछ लिए, आगे चलो। Sir, then I will go towards the is Yes, there any थोड़ा medical सा disorders? चलो तुम दोबारा पूछो, 1 मिनट तो लगता है सारे सवाल। Yes, ये sir. age 35, primary gravida, 16 weeks, amenorrhea, but height of under 20 weeks. चलिए। Sir, first after introduction, I will ask the patient regarding the last menstrual cycle and the surety of the date, and I will ask her if she conceived spontaneous or any assisted नहीं, assisted उसमें रेगुलरिटी reproductive. ऑफ द साइकिल नहीं बोला, ठीक है सर। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। Okay, sir. Is she conceived spontaneously or any assisted हाँ, reproductive technique? Is there any family history of the twin pregnancy? And हम्म, what is the blood group of the patient? And I will ask the patient regarding the if there is any complaint of the bleeding per vagina and any passage of vesicle in this
pregnancy, and I will ask the patient, is there any history of the fever, flu, rash in this pregnancy, and is there any ultrasound scan done up till now? And what was the scan shows? Is there a single and twin pregnancy, and any multiple pregnancy? I will ask the patient देखिए, that I there will any ask. 20 दफा तो क्या है, I will ask. पहली दफा बोल दो बस, I'll inquire और ask, फिर बस यही बोलते जाओ कि ठीक है सर. I'm Is sorry, there any I'm sorry कि आप समझेंगी कि ये क्या मुश्किल पड़ गई, नो सर, लेकिन वो आदत हो गई है. हाँ वही तो, मैं वही आदत तो ठीक करने वाला. ओके पर सर. मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी, बहुत बहुत ही, मेरी पिटाई भी बहुत करती थी, कुट के. मैं MBBS डॉक्टर था जब भी मेरी पिटाई हुई, तो शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट मदर. तो मुझे कोई काम कहना, मैं ना किया, फिर दोबारा तो मुझे कहा करती, राशिद, इस तरह बोलती थी, राशिद, एक बंदे ने दिल्ली च कुत्ते दी पूछ जड़ी है 12 साल फूक नीचे पा के रखी, एक हार्ट ट्यूब में, वो तो बात कड्डी वो विंगी दी विंगी सी, उसे तरह तू भी उवें ही है, 12 साल तेन कहंदी नूं हो गए तू. तो आप लोग अपना ये प्रेजेंटेशन जरा थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए इसको. आई विल आस्क, आई विल आस्क, आई विल आस्क, ये मोनोटोनस हो जाता है, एग्जामिनर को बुरा लगता है और आपका टाइम वेस्ट होता है. एक Yes, बार sir. को आई विल इंक्वायर या आई विल आस्क, बस फिर के बोलते जाओ. चलो. Is there any history of the diabetic in the family and patient itself? If there is any previous history of the fibroid uterus and ovarian cyst in of the patient, and and is there any previous significant surgical history and any medical disorder in the patient running in her family? And I will ask the patient if there is any investigation done in this pregnancy, and up till now, and there is any allergy Especially to the ultrasound, medication, especially ultrasound especially ultrasound. And at I will 12 ask, weeks, at 12 weeks. ठीक है सर. And ये is there any ये कह के आप एक खास मैसेज दे रहे हैं कि 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपसे. okay sir. And if there is taking the folic acid in this pregnancy and any other medication she is taking, is there any allergy to the drugs, and how was the support at home? And then I will go toward the examination. गुड. लेकिन ये सारे सवाल पूछ जो बाद में बोले खुद पूछने के बगैर भी चल सकते थे. चलो आगे On चलो. examination, I will check the vitals and the general physical examination. Go toward the abdominal examination to check the height of fundus and the fetal heart sounds. And then I will go toward the investigation of the patient. Apart from यहाँ the पे general, अगर आप अच्छी स्टूडेंट हैं तो उसकी जेस्टेशन पीरियड तो 16 है, आप 20 भी है, तो फीटल हार्ट साउंड्स पिनार्ड जो कान रख yes के sir. सुनते उससे नहीं सुनता. 16 हफ्ते या 20 हफ्ते पे. सर हैंड हेल्ड डॉपलर से सुन. हाँ ये बोलो ना फिर. सर हैंड हेल्ड डॉपलर से हम सुनेंगे उसको. हाँ ये बोलो. जी सर. इससे ये डॉपलर कह के आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि 20 वीक्स पे पिनार्ड से नहीं सुनता. जी सर. अगर आपने सिर्फ आई विल लिसन टू द फीटल हार्ट, वो आपने फिर वो एक्स्ट्रा पॉइंट तो ना बनाया. ओके सर. चलो. Then go toward the investigation. Apart from the blood group with RH factor and the baseline यहाँ पे investigation. एग्जामिनेशन पे नहीं, इधर थोड़ा सा. और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आई विल लुक फॉर एनी एबनॉर्मल mass or cyst और फाइब्रॉइड के जो नोडुलर फीलिंग होती है उसका थोड़ा ठीक है सा, सर. ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप एग्जामिनेशन में वो ढूंढ रहे हैं कि वो ओवेरियन सिस्ट या वो तो नहीं है कॉज. यस सर. ठीक है वो सर. भी. चलो ठीक है. आगे. Then on investigation, apart from the blood group and the baseline investigation, I will do the on dating scan is done,
dating scan, the fetal viability and the number of the pregnancy and the chorionicity. If there is a twin pregnancy, so I will check to the chorionicity and the inter-twin membrane thickness also. And knuckle translucency scan if available in this patient. And then I will go to नकल नहीं कहते, न्यूकल. nuchal translucency. Then I will go towards the dating anomaly scan up till now in this pregnancy, and then I will go towards the management. In anomaly scan, I will check the any anomaly. I thought of practical हो जाइए ना, pragmatic हो कि इसमें आपने अल्ट्रासाउंड बोला था कि after that, after these investigations, especially ultrasound, I will know the cause of discrepancy. हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा. Okay, sir. और जब आप कहेंगे I will accordingly I will proceed, जो फाइंडिंग्स होंगी तो फिर एग्जामिनर आपको एक डायग्नोसिस देगा इनमें से. Okay, sir. इनमें से ये 4-5 हमने नाम बोले हैं. आज हम ट्विन डिस्कस करने वाले हैं, तो एग्जामिनर से लेट्स से इट्स केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी. ऐसे सर फिर एग्जामिनर से ये भी कहेंगे कि आप या एडनिजल मैच है तो वो बताएं, मोलार के फाइंडिंग्स हैं या फिर ट्विनी, सारे पूछेंगे हम एग्जामिनर से स्केल में भी. अभी नहीं पूछना, पूछना तो आपने एंड में. ओके सर. जब when you finish आप जब ये कहेंगे कि हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, it will give me a diagnosis what is the cause of discrepancy and I will proceed accordingly. ठीक हो गया? ओके सर. जब वो ये कहेगी I will proceed accordingly, तो बात बन जाएगी. वो खुद ही बोलेगी कि जी एड्स में से ये है. अगर वो नहीं देती ना कि आपको डायग्नोसिस, फिर तो आप you're lucky. आप कहिए कि जी मेरा पहला डायग्नोसिस है wrong in dates. If she is a case of wrong in dates, तो आसान तरीन हो गया ना केस कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है 20 वीक्स पे, फिर क्या करना है उसका. Isn't it? Yes sir. फिर आप you have the right to say कि जी इस लिस्ट में से पहला डायग्नोसिस possibly she is wrong in dates. I'll manage her accordingly. That means it's a normal pregnancy, not 16 weeks, 20 weeks. Normal pregnancy को जो करना है वो करते जाओ, आप आसानी से पास हो. But greater chance is examiner आपको एक डायग्नोसिस देगा. वो इनमें से जो भी देगा. आज मैं एग्जामिनर हूं, मैंने आपको डायग्नोसिस दे दिया कि इट इज अ केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी. ओके सर. बोलिए, अब बोलिए. Then sir I will go towards the sir what was the chorionicity and the inter-twin membrane? जी बोलिए ना, बोलिए. And what is the knuckle anti of twin pregnancy? Then I will go towards the management. चलो. Management. First of all, I will counsel the patient regarding the probable diagnosis. It is a twin pregnancy. सबसे पहले ये बोलो. It is a case of the twin pregnancy and it is a high risk pregnancy, and I will counsel the patient regarding the feto-maternal risk. The maternal risk, it could be the preeclampsia, anemia and the postpartum hemorrhage. ये ना बोले. Okay sir. हम थोड़ा लेने हैं पेशेंट के सामने. Okay sir. Then I okay, she is more likely to have complications of pregnancy during the pregnancy, labor and puberty. Bas. Okay sir.
Then I will counsel the patient that I will manage this case by following the multidisciplinary team approaches, and I will counsel them that she go toward the anomaly scan and 20 weeks of gestation, and there is a serial scan from 2 weekly scan from 16 weeks of gestation to check the deep vertical pool, estimated fetal weight of the both babies, and I will also check that is there any complication, poly or oligo check, and I will go toward the investigation, and each antenatal visit I will check the investigation of the patient, especially check the hemoglobin and the urinary albumin because my patient is at risk of the preeclampsia. No, 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 no. No, no, no. ये एग्जैक्टली होता है इम्तिहान में जो आप कर रही हैं। बाबा, आपको ये सारे नाम अनीमिया, प्रीएक्लेम्पसिया और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, लेने की जरूरत नहीं है। ये टिपिकल केस है, यू आर ए टिपिकल केस कि आप नाम लेते हैं प्रीएक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, एग्जामिनर उथे ही रुक के पूछता है, वो फिर बताओ ना प्रीएक्लेम्पसिया में क्या होगा, एक्लेम्पसिया में क्या होगा। बाबा, ऑब्स्टेट्रिक केस को तो आपने डिलीवर करके घर भेजना है, फिर पास होंगे 7 मिनट, आपका टाइम वेस्ट हो गया। प्रीएक्लेम्पसिया के कोई सही बताने के कोई नंबर नहीं है आप, इसलिए डोंट नेम द प्रॉब्लम्स। ये मैंने तो आसान कर दिया आपके लिए कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है, और अब आप उसको कहें कि जी मैं उसका फ्रीक्वेंटली एंटीनेटल करूंगी, लुक फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस। लव्स कॉम्प्लिकेशन बोलो, नाम ना बोलो प्रीएक्लेम्पसिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। ओके सर। ताकि आप चलती जाओ ना, उसको डिलीवरी तक पहुंचाएंगे ना, और I'll check her hemoglobin at this stage, that stage, and routinely examine for presentation and growth of the babies. और फिर जब उस टर्म पे ले जाओ, टर्म पे पहुंचेगी तो फिर मैं देखूंगी कैफेलिक प्रेजेंटेशन है कि क्या है पहले ट्विन की, और whether both of them are growing well, अल्ट्रासाउंड कब करूंगी। इस तरह से उसको जल्दी जल्दी लेके डिलीवरी करो। ठीक है सर। अगर आप उसने 7 मिनट में डिलीवर भी कर दिया, बच्चे भी ठीक था, तो आप पास हो। आपने प्रीएक्लेम्पसिया का नाम लिया, यूर इनवाइटिंग कि वो आके से पूछेगा कि अच्छा फिर बताओ ना एक्लेम्पसिया में क्या करो। बाबा, एक्लेम्पसिया तो उसकी लिस्ट में ही नहीं था, आपने दिया उसको नाम। ओके सर। Sorry, I'm so sorry if I'm being so. नो सर, समझ आ रहा है, मतलब किस तरह से लेके चलना है केस को। हाँ, केस पे फोकस रखो, ऐसी बीमारियों के नाम सज्जे खब्बे ये मत डालो। ओके सर। चलो जी, फिर वो चलो, लेट्स से कि she reaches 36 weeks, फिर क्या करो? Sir, at 36 weeks, I check the scan of the patient and I will check the presentation of the leading twin. And what is the presentation of the leading twin? My management is on focus on the presentation of the leading twin, and I will plan I will go toward the plans that if the leading twins of the cephalic and there is no any obstetric indication, I will go toward the vaginal delivery of this patient. And at the delivery, after the delivery, yeah, both are jump number. Okay, after 36, I'll look for presentation of the leading twin. If it is cephalic and no complications, I'll plan a vaginal delivery. But if the first twin is not cephalic or there is any other complication, I will counsel my patient because of these 2 reasons.
there will be planned or elective cesarean section. Okay, sir. तो ये दोनों ऑप्शन देके फिर हम वी कम टू कि जी अगर लीडिंग ट्विन को फैले का है तो फिर लेबर में स्पेशली आई विल वॉच दिस likely to be prolonged and हो सकता है उसको augment करने की जरूरत हो और close watch for hydration, pain, nutrition and repeated progress of labor. Okay, sir. Delivery हो जाएगी the babies are likely to be small as compared to the dates, तो उनकी स्पेशल केयर में नियोनेटोलॉजिस्ट को कहूंगी वो करेगी और दैट्स इट और इनकरेज करूंगी ब्रेस्ट फीड करो और फिर फैमिली प्लानिंग 7 मिनट में ये सारा तुमने कर दिया पास हो गया। ठीक है सर। हमने आपको काफी टाइम दे दिया अदर्स। अब इकरा मुल्तान से है जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो मैंने सीधा साधा ट्विन प्रेगनेंसी का केस इधर रखा जो कि आपको ज्यादा चांस है 80% चांस अगर ट्विंस होगा तो ऐसे ही नॉर्मल केस बनाकर ही प्रेजेंट होगा। लेकिन मैंने 2 केस हिस्ट्रीज और बनाई है। एक आप सुन लीजिए। आप हैं डॉक्टर इकरा फ्रॉम मुल्तान, निश्चित की ग्रेजुएट हो जी? इकरा जी सर, जी सर निस्टेरियन, जी सर निस्टेरियन, मैं भी जी सर निस्टेरियन हूँ जी सर। तो फखर से बोलो ऐटा क्यों बोलती है? जब तुम्हारा उस्ताद वहीं का है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। जी सर। हाँ चलो टाइम देख लिया मैंने। पेशेंट एज 30, ग्रेविड 2 पैरा 1. She comes to you at 28 weeks of gestation. There is discrepancy between the size of 2 babies. Ultrasound wala, he gives you the size of the 2. One is larger, other one is smaller. Chalo. At 28. Sir, after brief mutual introduction and जी हो गया। and confirming the details of the scenario, I would like to gather some extra information to reach the diagnosis. I will ask about the last menstrual date and menstrual cycle regularity so that I can calculate the gestational age and gestational age as well as expected date of delivery. Then I will inquire about whether she conceives spontaneously or through IVF, whether this is a planned pregnancy or not, if she has taken folic acid during this pregnancy. Is there any? एक मिनट, तुम्हारा सुपरवाइजर शायद राव था? जी सर। कि मैं पहचान लिया तो उसने डेफिनेटली आपको इस तरह से नहीं बताया। मैंने अभी इतना जोर लगाया बाबा पहले केस पे। इस केस में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि 28 वीक्स पे वो आई, शी इज ग्रेविड 2 पैरा 1 और एक ट्विन दूसरे ट्विन से बड़ा है। जी सर। आपने जल्दी से इस डिस्क्रिपेंसी पे पहुंचना है क्योंकि डिस्क्रिपेंसी की काफी लंबी बात होनी है। तो इसलिए ये सारी बातें, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर था नहीं था और एलएमपी श्योर है नहीं है, उसको वो जो डेटा दिया गया है मेक श्योर इट इज करेक्ट बस। अब आगे चलो, फोकस फोकस फोकस, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है ना, 7-8 मिनट। बोलो ना सर। मैं उससे पूछ, मैं बता देता हूँ। In this case, there are 2 problems. One, she is a case of twin pregnancy, which carries higher risk of complication. But
More important, there is a discrepancy between the two babies. आपने एग्जामिनर को सीधा बता दिया, जो उन्होंने बताया उल्टा आपने बताया. Hence, I would like to find out क्या ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है और कितनी है और उसका मैंने क्या करा. इस पे फोकस करना है. ठीक है. चलो फिर बोलो. ये मैंने Sir, इसीलिए as this is a twin pregnancy, there is a high chance of complication in this pregnancy. I would like to know the reason of this discrepancy is due to twin pregnancy or is there any medical complication? हाँ, मेडिकल कॉज केड़ी होंदी है डिस्क्रिपेंसी दी. Sir, मुझे बता. you डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्या है, कोई है? पापा कॉज तो वहां प्लेसेंटल सर्कुलेशन में है. कॉज तो वहां प्लेसेंटल सर्कुलेशन में. सर फिर इसमें हम सिम्टम्स से शुरू करें या डायरेक्ट हम रिपोर्ट की डिटेल मांगना शुरू वहां पे करें? डायरेक्ट तो नहीं जाना, पर मेडिकल कॉज तुमने बोला, लफ्ज बोला मेडिकल कॉज. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच मेडिकल कॉज इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी. डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रीनल फेलियर है, कोई और डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है कि एक को होगी दूसरे को ना हो. कुछ नहीं है. सिंपल. मैं तो आपको बल्कि बड़ा इजी बनाने वाला था आपके लिए. तो हमें जानना ये डिस्क्रिपेंसी कितनी है, वो दोनों के लिए वायबल है, नहीं वायबल. अगर वायबल है तो उसके क्या मैनेजमेंट होगी हमारी. अगर वो नहीं वायबल, फिर एक को सेक्रीफाइस करेंगे, दूसरों को चलाएंगे, दोनों को करें. कुछ जो किताब में बातें लिखी हुई हैं बाबा, वो करनी है. चलो मैं फिर अगर कोई कॉज पता नहीं, मे बी आई कैन से के उसका RH ब्लड ग्रुप क्या है. ये एक पॉसिबल हो सकता, लेकिन वो भी नहीं. क्योंकि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन ये सारा कुछ बाइनोबुलर ट्विन्स में तो होता नहीं. होता है बेसिकली यूनिओवुलर, जहाँ पे वो शेयर करते हैं प्लेसेंटा, जहाँ पे शेयर करते हैं सर्कुलेशन. तो आप ये कह सकते हो कि ये प्रेगनेंसी अचीव हुई है किस तरह से. क्योंकि बाइनोवुलर ट्विन्स ज्यादा कॉमन होते हैं आफ्टर ART, लेकिन यूनिओवुलर भी तो हो सकते हैं. चलो फिर हमने बहुत टाइम आज जाया कर दिया है तो की बात. सर फिर इसमें कोई एनोमली है या फिर IUD? हाँ बिल्कुल एनोमली. यू लुक फॉर एनोमलीज. फिर जल्दी से आप जाएंगी कि डिस्क्रिपेंसी है तो कितनी है, वो छोटा जो है वायबल है कि नहीं है. और मतलब उस किताब में आप पढ़ के नहीं आए आप लोग. बाबा जो टॉपिक डिसाइड हो वो पढ़ के भी आना चाहिए. यहाँ तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, एक पॉलीहाइड्रेमनियोस, दूसरा if there is discrepancy of more हाँ भाई वो इस तरह equal to जो मैंने दी है 20%, तो सर आपको. फिर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करेंगे. जी बिल्कुल, आपने ये अब सही आई. उसका डॉपलर करेंगे, उसकी सर्कुलेशन देखेंगे. मैंने सिर्फ लफ्ज बोला ट्विन टू ट्विन डिस्क्रिपेंसी है. आपने उसकी बात, मैंने जो कहा है उस पे फोकस करो. चलो जल्दी जल्दी बोलो ना आप. हमने तीसरा केस भी करना. सर डिस्क्रिपेंसी इफ मोर देन और इक्वल टू 20%, तो सर फिर मैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कराऊंगी. अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे एब्सेंट और रिवर्स
डायस्टोलिक फ्लो है तो सर डक्टस विनोसिस डॉपलर करेंगे हमेशा। एक मिनट, तो वो रिवर्स फ्लो से पहले जरा ओलिगोहाइड्रेमनियस पॉलीहाइड्रेमनियस की बात कर ले, वो तो क्लिनिकल जैसी बात है। जी सर। And I would like to know the liker of both babies. हाँ, गुड, चलो ना आगे सुन। सर फिर सर अब लाइकर पता चले ना क्या है तो फिर उसके तो मुताबिक ही आगे। जी अगर डिस्क्रिपेंसी है, डिपेंड्स के कितना ओलिगोहाइड्रेमनियस दूसरी तरफ, कितना पॉलीहाइड्रेमनियस दूसरी, ये फिर उसकी जरा थोड़ी सी बात को बढ़ाओ ना, तब तुमने कह जो दिया। सर अगर लाइकर वॉल्यूम डिस्क्रिपेंसी मोर देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो फिर सर हम उसका जो है ना इंटरवेंशन करेंगे, उसमें हम सेप्टोस्टोमी करेंगे। क्या करें, क्या इंटरवेंशन करके क्या करोगी? सर सेप्टोस्टोमी करेंगे, सेप्टोस्टोमी। क्या करेंगे, मैं समझा नहीं। सर वो जो सेप्टम है, जो मेम्ब्रेन है, उसे हम ब्रेक कर देंगे ना। अच्छा, वो नहीं, जी सर। अगर तो फिर इस तरह से बोलिए, द चॉइसेस फॉर इंटरवेंशन आर, नंबर 1 जो पॉलीहाइड्रेमनियस है उसको एमनियोसेंटेसिस कर लो। जी ठीक है कि नहीं? वो आसान है ना, जो हम कर भी सकते जी हैं। सर। जी सर। पहले वो बोलो, फिर उसके बाद वो जो सेप्टम है उसको काट। फिर तीसरा है जो सुपरफिशियल एंड डीप ब्लड वेसल्स कम्युनिकेटिंग द टू सर्कुलेशन, उनको ऑपरेट कर दो। फिर सबसे आखिर में अगर हमारे पास ये सारे नहीं है सिवाय एमनियोसेंटेसिस के और नहीं है, अगर सारे नहीं है फिर क्या करें हम? फिर आगे चलो, अभी वो है 28 वीक्स में। सर सर अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सर हम ये उसे जो सारे है ना ये सारा इंक्रीज। बोलने के बाद फिर आप बोलिए, इन दिस केस आई विल डू दिस। I will do increase feto-maternal surveillance with weekly growth scan as well as umbilical artery Doppler. गुड हो गया, चलो आगे चलो। और सर फिर उसे वीकली जो है ना हम 32 वीक्स। सर I will admit her in 32 weeks at 32 weeks and give her steroid and discuss the mode of delivery. सर यही करेंगे। को बात नहीं, ये डिसीजन विल डिपेंड कि आपका जो भी किया है उसका इफेक्ट कितना हुआ है। अगर वो छोटा जो है बहुत ही छोटा होता जा रहा है तो फिर वो वायबल ही नहीं है, देन यू विल से कि जी मैं उसको फिर जल्दी डिलीवर कर लूंगी। चूंकि क्यों जल्दी कर लोगी? बिकॉज इफ द बेबी डाइज इट विल अफेक्ट द बिगर बेबी एज वेल। जी सर। है कि नहीं? जी उसको सर। एनकेफेलोपैथी हो जाती है, उसके ब्रेन जी पे असर होता है, इस्केमिक एनकेफेलोपैथी। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द स्मॉलर बेबी उसकी वायबिलिटी कितनी है। आई विल कंटिन्यू टिल मे बी 36 वीक्स, और जो भी आप 32 पे भी ठीक है। If the death of the smaller baby is imminent, then I will deliver, because death will cause within 24 hours encephalopathy of the baby. और जी सर। अगर वो दोनों ही है तो ठीक है, फिर हम तो जो कह रही हो आप, जब बड़े की वायबिलिटी ठीक होगी उसको डिलीवर कर लेंगे। छोटा सर मे सर्वाइव, मे नॉट सर्वाइव, बट दैट विल नॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। तो इसमें डिस्क्रिपेंसी में आपने 3-4 इंटरवेंशन के नाम बोलने थे पहले, कि क्यों हो गई ये बताना था डिस्क्रिपेंसी, और फिर ये 3-4 इंटरवेंशन की जा सकती है। फिर आखिरी मैं ये करूंगी और इस तरह से डिलीवर करूंगी।
ये चलो जी सर, ठीक है। सर अगला ये ट्रीटमेंट नेम बोलने के साथ हम फीटल मेडिसिन यूनिट, क्योंकि ये सब फीटल मेडिसिन यूनिट वाले करेंगे तो उसको इन्वॉल्व करेंगे ना क्या करेंगे? सर? ये जितने सेप्टोटोमी और ये सब चीजें हाँ, हैं ये तो हम ये बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ये थियोरेटिकल नाम है, प्रैक्टिकली तो मैंने बोला ना, हम ना सेप्टम को काटते हैं ना लेजर से ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, तो वो सारा कुछ नहीं है। लेकिन जो है तो एमनियोसेंटेसिस है, उसके साथ ही अगर हम प्रेगनेंसी को वायबिलिटी के करीब ले चले और छोटा के मरने का खतरा ना हो, तो फिर तो ले चलेंगे। अगर छोटे के मरने का खतरा है तो फिर जल्दी से बेबी को, बड़े को डिलीवर करेंगे ताकि वो सेफ रहे। चले अब नेक्स्ट बड़ा आसान केस है। who was the third volunteer? ताबिंदा गुजरांवाला है। ताबिंदा वो चली गई बोर होके, चलो कोई बात नहीं। कुलसूम है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले आपकी बारी जी आ गई। जी आपके पास पेशेंट आती है आफ्टर ART ट्रीटमेंट एट 12 वीक्स और उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो क्वाड्रुप्लस है। सर, सॉरी, रिपीट। A patient had IVF treatment यस सर। and she has become pregnant और आपके पास 12 वीक्स पे आई, आपने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें 4 बच्चे हैं, क्वाड्स हैं, क्वाड्रुप्लेट्स। जी सर। जी बोली। So after mutual introduction and confirmation of given information to me, then I will then I will ask about the details of quadruples, like what is the chorionicity of the multifetal pregnancy, जी and वेरी what, गुड। and then chorionicity and amniosity of that. And then I will also counsel the patient regarding diagnosis of quadruple pregnancy, and I will discuss the option as it is high risk pregnancy, and there are fetal-maternal complications like multifetal pregnancy. There's high risk of preterm delivery, miscarriage. So I will counsel the patient regarding the risk, and I will counsel the option of selective fetal reduction. गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे बताइए कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे। Yes, sir. Sir, I will counsel her regarding that we will approach multidisciplinary involvement. I will involve fetal medicine unit if available in my center, and the type through which we will do selective fetal reduction will depend upon its chorionicity. It is in monochorionic pregnancy, there is option of occlusive techniques, like we have to occlude the umbilical cord through radio frequency ablation process. देखिए ना, Another option is a potassium chloride injection, intracardiac injection we also give. But this will depend upon the chorionicity. If dizygotic twins. तो किसको आप प्रेफर करेंगे पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्ट करना, अल्ट्रासाउंड गाइडेड? Sorry, sir. 4 है ना? जी sir. Sir, I will look. चेक की तो किसको और कितनों को आप चाहेंगे कि KCL इंजेक्ट कर दिए और कैसे? Sir, we can do selective fetal reduction
of two twin to convert it twin or to reduce the fetus to one. मतलब हम ट्वेन दो की रिडक्शन कर सकते हैं या फिर हम 3 की रिडक्शन करें और सिंगल प्रेगनेंसी डिपेंड अपॉन द स्टेटस. Excellent, done a wonderful job. सिर्फ इसमें ऐड कर दीजिए, I will discuss the fetal reduction with the patient, whether we should leave single or twin pregnancy behind. Yes. ठीक है. Yes. ट्रिपलेट छोड़ने का तो कोई तुक नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन फिर वही रही जो क्वाड्स की है. तो इसलिए आई एग्री विद यू कि आई विल डिस्कस विद द पेशेंट चॉइस ऑफ 1 or 2 preg. I will discuss with the patient regarding the choice of singleton pregnancy or twin pregnancy left behind after fetal reduction. And जिनकी कोरियोनिसिटी एक है, प्रेफरेबली उसमें रिडक्शन करूंगा. Yes. क्योंकि जो यूनिओवुलर सिंगल ओवुलर से उनकी एक होगी ना कोरियोनिसिटी, उनमें मेलफॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है. ये सर. और कभी आपने देखा है फीटल प्रोटेक्शन? नो सर, नॉट डन इन आवर सेक्टर. ये ट्रांसवेजाइनली की जाती है, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और थोड़ा सा 1 cc फ्लूइड, एक तो बेबी उस वक्त भी हिल रहे होते हैं, लेकिन कहीं पे भी बेबी में वो इंजेक्ट कर दिया जाए केसीएल, फौरन ही इंस्टेंटली वो स्टिल हो जाता है. पहले तो बेचारा जब नीडल जाती है बड़ा वो इरिटेट होके बहुत हाइपर होता है, लेकिन जो ही केसीएल गया वो बिकम स्टिल एंड फॉल्स and disappears and disintegrates and disappears. उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, वही पड़ा रहे. ठीक सर. सर फिर आगे 2 वीकली ग्रोथ स्कैन के साथ ही लेके चलेंगे बाकी ट्विंस को? हाँ, बाकी कुछ उसी तरह जो आपने अगर ट्विन बना दिया उसको क्वाड्स को, तो उसको एज ट्विन ट्रीट करेंगे. अगर सिंगल बना दिया तो सिंगल करेंगे. सिंगल अक्सर सिंगल के लिए नहीं, ट्विन के लिए एग्री कर जाते हैं पेरेंट्स. तो चूंकि ट्विन की कॉम्प्लिकेशन रेट मैनेजेबल है, अगर एग्जामिनर कहे कि इसको ट्रिपलेट क्यों नहीं छोड़ते तुम, तो कहें जी फिर ट्रिपलेट की कॉम्प्लिकेशन नियरली क्वाड्स की तरह, फिर करना ही क्यों, फिर रहने दो, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा. क्योंकि ट्रिपलेट्स का कॉम्प्लिकेशन, प्रीमेच्योर डिलीवरी, नॉन वायबिलिटी आफ्टर बर्थ, वो सारा कुछ उतना ही है तकरीबन जितना क्वाड्स का. वेरी हाई, वेरी हाई. लेकिन आपको सोसाइटी में ट्रिपलेट्स नजर आते हैं. सोसाइटी में ट्रिपलेट्स दाएं बाएं होते हैं. हमारे दोस्तों के ट्रिपलेट्स वो तीनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और तीनों, बल्कि एक मेरे दोस्त हैं वो तीनों इकट्ठे अमेरिका पढ़ने चले गए. वो बेचारे 3 को फीस देनी मुश्किल हो गई. चलो ये अब टाइम तो हो गया, तो कुछ पूछिए मुझसे कोई सवाल. सर अगर ट्रिपलेट्स आईयूडी के साथ हो तो सर उसमें भी फिर हमने सर जो ट्रिपलेट्स आईयूडी अगर हो जाता है दरमियान जी, अगर आईयूडी अर्ली हुई है तो फिर तो उसका कोई फर्क नहीं, वो तो हम भी कर रहे हैं, आईयूडी नहीं वे कर रहे हैं. लेकिन अगर लेट हो, फिर ये कहिए कि फीटल डिमाइस का जो लिविंग बेबी है उस पे एनकेफेलोपैथी का असर हो सकता है. और लेकिन अगर बेबी को विद इन 24 आवर्स वो वायबल है, डिलीवर कर लिया जाए, फिर उससे बच सकता है. अगर वो 24 आवर्स से ज्यादा गुजर गए, फिर वहां पड़ा रहने दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर उसकी मैनेजमेंट जो भी डिलीवरी की है वो आप करेंगे. Do I answer your question?
जी मैंने सही सर कहा। मोड ऑफ डिलीवरी, सर ट्रिपलेट का मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा सर? वजाइनली करवाएंगे या डिपेंड ऑन कोरियोनिसिटी? नहीं, वो प्रैक्टिकली तो ये कहिए आप कि बिकॉज इन ट्रिपलेट all the babies are small in size, hence the choice route of delivery is cesarean section. However, vaginal delivery could be considered if the first baby is presenting by Caphanis. अगर वो breach है फिर नहीं। मैंने ट्रिपलेट नॉर्मल डिलीवर भी किए हुए हैं, वो भी ठीक थे, cesarean सेक्शन किए हुए हैं, वो भी ठीक। क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, उनकी डिलीवरी इजी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आईयूडी को मॉनिटर कैसे करेंगे? जो अगर एक को आईयूडी हो गई है तो स्मॉल था, जिसके इर्द गिर्द ओलिगोहाइड्रेमियोस था, जिसकी सर्कुलेशन बहुत कम थी, अगर उसकी आईयूडी हो गई है तो फिर उसकी मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, विद इन 24 आवर्स अगर आप डिलीवर कर लें बेबी को, दूसरे को, लिविंग बेबी को, फिर ही इज सेफ, अदरवाइज ही इज एट द रिस्क ऑफ एनकेफेलोपैथी। तो वो गुजर गया है, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर तो उसको एज नॉर्मल ही डिलीवर करना। सर इसमें फिर हम डॉपलर कैसे करवाएंगे सर? अगर हमने, क्योंकि अगर 31 वीक्स पे लिविंग बेबी है सर, उसको अभी तो हम डिलीवर नहीं करवा सकते ना। नहीं, डॉपलर तो करवा सकते हैं आप, सर डॉपलर के थ्रू ही लेके चलेंगे। हाँ वही ना, फिर तो उसको जैसे ट्विन प्रेगनेंसी में आप मॉनिटर करते जाते हैं, और इवेंचुअली वो रूट ऑफ डिलीवरी भी हमने फैसला कर लिया, कफेलिक है तो वजाइनली, नॉन कफेलिक है तो सिजेरियन सेक्शन, बस वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा, कर लें। ओके सर, थैंक यू। चले अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सर ये ट्विन प्रेगनेंसी के अलावा एक और क्वेश्चन करना है। हाँ जी बोलिए। सर हमारे ना एक रिलेटिव ने मुझसे पूछा था कि उनका ना वल्वल एरिया में ना साइड्स पे, यानी कि लेग्स और एरिया के दरमियान ना फोकल हेयर लॉस है, 4-5 मंथ से है। ये तो मुझे नहीं आता सर, फिर मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि ये कह रही है वल्वा पे फोकल एलोपेशिया है। जी जी सर, डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करें ना केस। हाँ वो तो मुझे नहीं आता, जो हमें नहीं आता ज़ाहिर है को स्पेशलिस्ट के पास भेजो। अच्छा ठीक है सर। सर मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, चलें ठीक है सर, ठीक है। हाँ वो सर ये एक सिस्ट से रिलेटेड सवाल पूछना। इलाज किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, बता दीजिए। सर ये एक प्री मेनोपॉजल सिस्ट का क्वेश्चन पूछना था जी। सर ये हमारे वार्ड में पेशेंट थी, 2 पेशेंट एक साथ एडमिट हुई थी, प्री मेनोपॉजल थी, तो सर हम प्री मेनोपॉजल में आयोटा करेंगे ना? CA-125 तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिस्ट कितनी बड़ी, पहले सिस्ट का साइज? सर सिस्ट 8.3 into 4.8 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, 8। जी हाँ, यहाँ पे फिर इम्तिहान के जवाब के हिसाब से मैं पहले तो अल्ट्रासाउंड में उसके फीचर्स जानना चाहूंगी। सर उसमें जो सॉलिड सिस्टिक एरिया से कॉम्प्लेक्स सिस्ट था। और ये सुन लिए, जवाब सुनिए इम्तिहान। जी के आई वुड लाइक टू नो द अल्ट्रासाउंड फीचर्स ऑफ दैट सिस्ट। फिर वो 3, 4, 5 बातें बोलिए। नंबर 1 साइज ऑफ द सिस्ट, नंबर 2 सिस्ट वॉल कितनी थिक है, नंबर 3 उसका अंदर कंटेंट जो है वो उसमें पेपिली है, सॉलिड है कि सिर्फ फ्लूइड है, अगर फ्लूइड है वो क्लियर फ्लूइड है कि ब्लड स्टेन है। ये 5-6 बातें बोली है। फिर उसके बाद वो सिस्ट यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है। ये बोलने के बाद आपने इतने यहाँ तक पहुंचोगी तो तू पास है। फिर भी एग्जामिनर कहती है कि ट्यूमर मार्कर कौन से करोगे आप? CA-125 का बेशक नंबर 1 ही नाम लीजिए,
लेकिन अगर वो सॉलिड कंपोनेंट है और पेपिली वगैरह है तो फिर दूसरे जो है इनिबिन और पता नहीं 3-4 जो भी है उनके नाम भी बोल दीजिए, 3-4 बोल दीजिए नाम, ये ट्यूमर मार्कर मैं सारे करवाऊंगा। समझ गए? ठीक सर। जी सर। सर असल में उसके बाकी जो आयोटा वाली जो LDH सीरम बीटा HCG प्री मेनोपॉजल के सीरम मार्कर्स थे वो सब लो थे, सिर्फ CA-125 रेस था। फिर भी हमारी जो कंसल्टेंट थी उन्होंने उसका CT स्कैन करवाया। अब हम तो CT स्कैन नहीं करवाते, सिर्फ उसमें जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी और कुछ भी नहीं था। जी, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट कॉम्प्लेक्स सिस्ट, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, शी नीड्स सर्जरी, चाहे लेप्रोस्कोपी करी करें चाहे कन्वेंशनल लेप्रोटमी में करें, एंड नीड्स क्लियरेंस। सर वो प्री मेनोपॉजल थी। मेनोपॉज बोला ना आपने? प्री मेनोपॉजल 35 इयर्स एज। कितनी? 35? जी सर। हाँ, तो फिर भी अगर वो सिंपल सिस्ट है कि थिन वॉल्ड, क्लियर फ्लूइड, नो पेपिली, नथिंग, फिर उसको मैं वॉच करूंगा। अगर उसमें से कोई भी एक फीचर है, उसमें सॉलिड कंपोनेंट है, उसकी थिक वॉल है और उसमें कुछ और है, फिर मैं उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके सिस्ट निकालूंगा जरूर, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। सर लेकिन MRI तो करवाएंगे कि CT की ये कह रही है, जिस तरह के इनके सुपरवाइजर ने CT करवाया है? वो तो CT तो करवाते हैं ना सर, CT तो होगा। पहली बात तो ये है कि CT जो है उससे ज्यादा रिलायबल MRI। जी सर। तो करवा लीजिए, इम्तिहान में तो करवा ही लीजिए। ठीक सर, लेकिन थैंक यू सर। चलो जी, अब तो 10 मिनट। थैंक यू वेरी मच। सर दुआ कीजिएगा, आपका ये लास्ट लेक्चर है एग्जाम से पहले, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। चलो, सबके लिए दुआ करता हूँ, तो बड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, सब पे बढ़ लीजिए। सर मैंने कहा है तो मेरे लिए कर ले। चलो जी, उल्फत के लिए खास दुआ करें सब। सर मैंने कहा है, सादिया ने। चलो सादिया को भी शामिल कर लें। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आप पास हो जाए तो इंशाल्लाह आप हो जाएंगे, फिर आके अगले बुध को हमें बता भी देना। जी सर, आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतनी सुबह सुबह को लेक्चर लेते हैं हमारे लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे आपको बताऊं, मेरे आज राइट ईयर में बड़ा सख्त दर्द है, आई डोंट नो क्यों, फिर भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक।